चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिवीजन करते हुए जो छूटा हुआ पार्ट है उसको आज निकाल लेते हैं, है ना। चलिए, आप देखिएगा आपका कुछ छूटा हुआ है ना। एनिमल किंगडम है, होगा चैप्टर। चलिए आइए, आप लोग बातचीत करते चलते हैं, पीछे से आप लोग बोलते रहना है। हम सिर्फ आपको यहाँ पर आएंगे स्क्रीनिंग पर, बोलना है। समस्त जंतु को कितने भागों में बांटा गया है एनिमल किंगडम को? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला का नाम बताइए जल्दी से। ये रिवीजन क्लास हो रहा है, ठीक है, जल्दी से बोलना है। कौन सा? प्रोटोजोआ। दूसरे किस में भागा बांटा गया है? मेटेजोआ के अंतर्गत। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन सा कोशिका होगा? एक कोशिका, बहु कोशिका? एक कोशिका होगा। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कितना कोशिका? एक कोशिकीय प्राणी होंगे, केवल एक कोशिका वाला प्राणी। जबकि मेटोजोआ के अंतर्गत कितने कोशिका वाला होगा? बहुकोशिकीय प्राणी होगा, ठीक है। आप लोगों का पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन एक बार देख लेना है, जिससे कि याद हो जाएगा, जो भूले होंगे याद हो जाएगा, है ना। चलिए, एक कोशिकीय प्राणी कौन जीव होते हैं जिसमें कि एक कोशिका से बना होता है? केवल एक कोशिका, नाम से ही है एक कोशिकीय प्राणी। केवल क्या होगा? एक कोशिकीय प्राणी रहेगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव हम लोग देखते हैं? तो अमीबा को देखते हैं, पैरामीशियम देखते हैं, और आदि देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत जिसका कि मान के चलिए कि मल्टीपल सेल, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। नाम से है, जैसे कि पोडिफेरा, सिलेंटेट्रा, एनिलेडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेटा इत्यादि, है ना। देख लेते हैं आगे चल के। जंतु वर्गीकरण को जो है जीवों को कह सकते हैं कि फाइलम में बांटा गया, या संघ में, कि इसको क्या कर दिया गया? वर्गीकृत कर दिया गया, है ना। अलग अलग संघ में बांटा गया है। तो अलग अलग संघ में बांटा गया, तो कुल मिला के कह सकते हैं यदि तो 10 में, यदि प्रोटोजोआ को अलग कर दिया है तो प्रोटोजोआ एक अलग है। प्रोटोजोआ कौन सा है? एक कोशिकीय वाला। और उसके वाला इतना जो बाकी बचा, ये क्या है? बहुकोशिकीय है। तो बहुकोशिका का कितना वर्ग हो जाएगा? 9 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फाइलम में बांटा गया है, इसको फाइलम कह सकते हैं, या संघ में बांटा गया, अलग अलग संघ में सभी को रखा गया कि कौन से संघ में कौन सा प्राणी होगा, जीव जंतु जो होगा, ठीक है, कौन से वर्ग में होगा। तो सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहले आते हैं कि प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ कितने कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा? सबसे पहले एक कोशिका से, ठीक है। और प्रोटोजोआ जो है पृथ्वी पर उत्पत्ति जब होती है तो सबसे पहले कौन सा जीव दिखाई पड़ेगा? प्रोटोजोआ की उत्पत्ति होती है ना। सबसे पहला जीव जो पृथ्वी पर उत्पन्न होता है कौन सा होता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। सिंपल है, एक कोशिका वाला पहले आएगा तब ना बहुकोशिका वाला आएगा। तो एक और प्रोटोजोआ शब्द का नाम बताइए जल्दी से, किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज अगस्टस गोल्डफस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और कब किया गया था? 1818 ईस्वी में। प्रोटोजोआ की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये क्या है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है। और किस वर्ग में आएगा? यूकेरियोटिक में। यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव आएगा। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगा। और ये क्या होगा? विषमपोषी होगा, जिसका अर्थ क्या होता है? ये अपना भोजन क्या करेंगे? दूसरे पर आश्रित रहेगा, ठीक है। दूसरे से कहीं ना कहीं पर्यावरण से लेने के लिए लेगा, ठीक है। इसमें उत्तक या अंग पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि एक कोशिका का बना हुआ रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि उत्तक और अंग इसमें नहीं बनेंगे। और ये कहां पर दिखाई पड़ेंगे? ये जलीय जीव होते हैं, तो जल में दिखाई पड़ेंगे, है ना। ये हो जाएगा किसका विशेषता था? ये प्रोटोजोआ का। और प्रोटोजोआ, एक एक प्रोटोजोआ, कुछ कुछ प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी के बारे में संभव नहीं है पढ़ना, लेकिन कुछ जो कि जहां से कि प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। अमीबा पढ़ चुके हैं आप लोग, बताते चलिएगा, याद है ना सभी चीज? कितने कोशिका का बना हुआ रहेगा अमीबा? एक कोशिका का रहेगा। और अमीबा एक प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एकल कोशिका की ये होती है। और भोजन पकड़ने के लिए ये क्या काम करती है? पादप का, जिसको कि क्या नाम देते हैं? कूटपाद कहते हैं, ठीक है। कूटपाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो इसको जो ये भोजन पकड़ने के लिए यूज करता है, ये क्या काम करता है? ये कूटपाद काम करता है। क्या काम करता है? ये कूटपाद अपना जो आगे वाला किसी जगह से क्या करेगा? मुख को खोलेगा और अपने अंदर में ये भोजन को क्या कर लेगा? समाहित कर लेगा, ठीक है। और इसका आकार किस प्रकार का होता है? आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है इसी प्रकार का होगा, ये किसी भी प्रकार का अमीबा हो सकता है। और ये अक्सर कहां पर दिखाई पड़ते हैं? ये अक्सर ताजे पानी की सतहों जैसे कि झीलों, तालाबों, नदियों और अन्य गीले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कोई दिक्कत? याद है ना सभी? उम्मीद है कि सभी की याद होगा। अब आसान लग रहा होगा, जब बातचीत करते चल रहे होंगे तो आसान लग रहा होगा, है ना। चलिए, अमीबा किस प्रकार से ये क्या कहता है? प्रजनन करता है। ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। ये जो है किस प्रकार करता है? बाइनरी फिशन मेथड से करता है। किस प्रकार करता है? बाइनरी फिशन, द्विविखंडन विधि इसको बोला जाता है। तो ये अमीबा आप लोग पढ़े हुए हैं कहां पर?
रिप्रोडक्शन वाले में पढ़े हैं, लैंगिक या अलैंगिक, अलैंगिक विधि से, और किस विधि से कर सकता है, तो बाइनरी फिजन से, ठीक है। तो और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर वैसे लिखा हुआ भी अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो अमीबा का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 2 दिन का, लगभग 2 दिन का आसपास कह सकते हैं कि 2 दिन के आसपास का होता है, ठीक है। और ये जो है इसको क्या कह सकते हैं कि अमर भी कह सकते हैं, इसको लिखा हुआ कहा जाता है, कभी कभी कह सकते हैं कि ये जो प्राणी है क्या है, अमर है, क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि इसके आपको बताए हैं ये क्या होता है, पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल क्या होता है, 2 भागों में टूटती है ना। सबसे पहले क्या निर्माण करेगा, डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेट तैयार करेगा, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस तैयार करेगा, डबल न्यूक्लियस तैयार करेगा। उसके बाद क्या कहता है, न्यूक्लियस जो है प्लाज्मा के साथ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा के साथ अलग हो जाएगा, और पूर्णतः उसके बाद कौन सा, डॉटर सेल बन जाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएगा। तो एक तरह से जो था यही क्या बन गया, 2 बन गया ना। तो एक तरह से तो जिंदा ही था ना, ये मरा कहाँ है ना। और फिर इससे मान के चले कि बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, अनगिनत हो सकता है ना। तो ये मान के चले कभी मरेगा नहीं, इसको कह सकते हैं कि ये अमर प्राणी है। क्या चीज, ये जो है इसका जीवन काल कितने दिनों का रहेगा, 2 दिन का। ये 2 दिन में फिर से एक तरह से नया सेल बन गया ना। हाँ, एक तरह से देखिए दोनों है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये मरा नहीं, एक तरह से नया बन गया, 2 डॉटर सेल हो गया, एक से ही 2 बन गया है ना। फिर से इस एक तरह से इसका 2 दिन रहेगा, 2 दिन में फिर ये क्या कहते हैं, ये कितना बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ठीक है। अब फिर 4 कितना बनाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा, रिवीजन इसका मान के चलिए डिवीजन होते चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम सबसे पहले किस संघ के अंतर्गत, ये याद रहना चाहिए, बार बार बोलते रह, किस संघ के अंतर्गत, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। अभी एक कोशिका वाला पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पैरामीशियम कितने कोशिका का बना हुआ रहेगा, एक कोशिका का यूकैरियोटिक सेल होगा, और इसी प्रोटिस्टा कह सकते हैं कि इसको जो है प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीशियम का आकार देखिए, अमीबा का आकार क्या है, अनिश्चित था, जबकि पैरामीशियम का आकार क्या होती है, स्लीपर के जैसा होता है। पैरामीशियम का आकार क्या होता है, स्लीपर के जैसा, चप्पल के आकार का। आपको बता चुके थे कि स्लीपर के आकार का होता है, और इसीलिए इसको स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। इनके पूरे शरीर पर क्या होती है, एक बाल जैसी संरचना होती है, जिसे कि क्या नाम दिया जाता है, सीलिया कहते हैं। एक इनके शरीर पर क्या होती है, बाल जैसी संरचना होती है, जिन्हें क्या कहता है, सीलिया कहा जाता है। और ये अक्सर कहां पर दिखाई पड़ते हैं, मीठे पानी, समुद्री जल, खारे पानी में पाया जाता है, जैसे कि नदी, झील, तालाब, झरना इत्यादि जगह पर यह पाया जाएगा, है ना। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये क्या है, पैरामीशियम है। और पैरामीशियम का आकार किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, ये स्लीपर के आकार का दिखाई पड़ रहा है, चप्पल के आकार का दिखाई पड़ रहा है, और इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। जो बाल की संरचना है इसको क्या कहते हैं, सीलिया कहा जाता है। पूरे शरीर पर है ना। आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि एक कोशिका का है, ठीक है, तो ये आंखों से नहीं दिखेगा। और ये सीलिया की सहायता से क्या करती है, ये चलने का काम करती है, ठीक है, गति करती है, गति इसको सीलिया की सहायता से ये प्रदान करेगी। चलते हैं अगले प्राणी के बारे में पढ़ते हैं, और अगला प्राणी कौन सा है, युगलिना प्राणी है ना। और युगलिना जो है कितने कोशिका से बनकर रहेगा, एक कोशिका से, और किस संघ के अंतर्गत रहेगा, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रहेगा। बार बार इतना तो याद हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है, कि एक कोशिका का रहेगा और प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रहेगा। और ये जो है आप लोगों को बता चुके हैं कि ये जो युगलिना है किसके किसके बीच का काम करेगा, पादप और जंतु के बीच में। लेकिन ये पुराने किताब में, ठीक है, पुराने यदि मान के चलिए कि जो थीसिस है उसके हिसाब से, पुराने थीसिस के हिसाब से ये जो है जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी के काम करती है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है ना। और यह जो है कसाभिका, फ्लैजिलम जिसको बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, इसकी सहायता से क्या करती है, गति प्रदान करती है। और ये कहां पर दिखाई पड़ती है, मीठे पानी, खारे पानी, दलदली भूमि और नम मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। और इसका आकार यदि बात करते हैं तो इसका आकार किस प्रकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और युगलिना की कुछ प्रजातियां जो है आपको तालाबों, झीलों और पर बड़े ब्लूम का निर्माण करते हैं। ब्लूम आपको बताया था कि पूरी तरह से तालाब में क्या होता है, छा जाता है। और जब ब्लूम निर्माण करेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, पानी का कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन लेवल जब पानी का कम हो जाएगा, यदि मछली रहेगी उसमें तो क्या हो जाएगा, मछली की आबादी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि पूर्णतः खत्म हो जाए। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा प्राणी दिखाई पड़ रहा है, ये युगलिना दिखाई पड़ रहा है। और युगलिना में आपको बताया था कि ये इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्या काम, हरित लवक कर सकता है। और ये क्या, जब हरित लवक पाया जाएगा तो सिंपल से है, ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की कहानी आगे हम लोग आपको बताए हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, फ्लैजिला है। और इसी की सहायता से ये क्या करती है, गति प्रदान करती है, आगे चलने का ये काम करती है। इसमें के बारे में आपको कुछ कुछ बताए थे
क्या यूग्लिना एक पौधा है या जानवर है ना, कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज पाया जा रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात है क्या पाया जा रहा है इसमें, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो अब हम लोग इसको आपको बता चुके हैं कि एनिमल किंगडम में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों चीज पाया जाता है। तो सबसे पहले यदि पुराना थीसिस रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, योजक कड़ी का काम कहते हैं, और नए थीसिस के हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। यूग्लिना ना तो क्या है पौधा है और ना है क्या है जानवर है, और इसको किस संघ में रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया गया है ना। एक समूह जो ना तो क्या पौधे होते हैं और ना तो जानवर, और यूग्लिना में पौधों और जानवरों की विशेषताएं होती है, दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। सिंपल है, दोनों की इसमें क्या होती है, जानवर का भी विशेषता है और क्या है, पौधों का भी विशेषता है। उदाहरण के लिए इनमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और यह भोजन के लिए जो है अन्य जीवों को भी खा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, वैसे आगे वाले स्लाइड पे लिखे हैं, फिर से यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो दिन में क्या कर लेगा, ये खाना तैयार कर लेगा। जहां पर रहेगा वहीं पर इसको चलने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना। अब रात्रि में ये क्या करेगा, इसका क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हाँ डीएक्टिव हो जाएगा, शरीर से क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही डीएक्टिव हो जाएगा, अंधेरे में डीएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, अब इसको भूख लगेगा, तो अब क्या करेगा, ये दूसरे जीवों को ये क्या कर लेगा, जो छोटे छोटे जीव है उसको क्या कर लेगा, खा लेगा। मतलब एनिमल किंगडम वाला काम करेगा, और दिन में कौन सा काम करेगा, ये प्लांट किंगडम वाला काम करेगा, है ना। तो दोनों काम करती है, इसलिए योजक कड़ी के लिए भी कह सकते हैं, या नहीं तो प्रोटिस्टा, दोनों आपको बता चुके हैं। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आपको बनना चाहिए। यूग्लिना को पहले पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी माना जाता था, लेकिन अब इसे क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। तो आपको ये लाइन क्या चीज, क्या चीज, कड़ी, ये जो कड़ी है ये मान लेते हैं क्या कहते हैं, ये जानवर है, ठीक है, और ये क्या है, पौधा है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक प्रकार का पौधा है, और ये दोनों के बीच का जो है ये क्या काम करेगा, इसमें दोनों लिंकेज जो कर रही है, दोनों के कड़ी जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। मतलब दोनों का गुण पाया जा रहा है ना। होता है ना, जैसे एक लड़का लड़की दोनों का गुण पाया जा रहा है, उसको पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे, समझ चुके हैं ना आप, चलिए आगे चलते हैं। यूग्लिना क्या कहते हैं, मिक्सोट्रोप्स, देख लेते हैं मिक्सोट्रोप्स, मतलब वही बात अभी जस्ट जो बात कर रहे थे। मिक्सोट्रोप क्यों कहा जाता है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मिक्सोट्रोप क्यों कहा जाता है, ये कहानी आपको बता चुके हैं, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम। पढ़ चुके हैं, रिवीजन आप लोगों का सिर्फ हो रहा है ना। उम्मीद है कि सब दिमाग में चल रहा होगा कि ये सब पढ़ा हुआ है, याद आ रहा होगा। प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ परजीवी है, और प्लाज्मोडियम के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो प्रजाति है, मनुष्यों में कौन सा रोग फैलाती है, मलेरिया का कारण बनती है। कौन सा रोग बनती है, मलेरिया का कारण बनती है ना। और किस मच्छर के काटने से क्या कहते हैं मलेरिया होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी रोग होती है, मलेरिया होती है, ठीक है। तो अब मलेरिया आपको पता ही है कि घातक रोग है, यदि सही समय पर इलाज ना किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्राण घातक भी हो सकती है। और ये आपको एक लाइन बताए थे कि याद करने के लिए कि ये सबसे छोटा क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है ये सबसे, अरे यार ये सबसे अरे प्रोटोजोआ के अंतर्गत भी बोले थे कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत भी सबसे अधिक छोटा प्रोटोजोआ बोलेंगे, तो सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। याद रहेगा, सबसे छोटा कौन सा रहेगा, प्लाज्मोडियम रहेगा। कौन से मच्छर के काटने से होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होती है, मलेरिया होती है। याद रहेगा बिल्कुल। चलते हैं आगे, चलते हैं कैसे ठीक करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे रोग वाले में, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, एस्टाबुलेरिया। और एस्टाबुलेरिया क्या है, ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आएगा, है ना। और कितना कोशिका का बना हुआ रहेगा, एक कोशिकीय जीव है। और एसिटाबुलेरिया जो है आमतौर पर दिखाई पड़ेगा गर्म और समुद्री पानी में पाया जाता है। विशेष रूप से जो है ये उथले क्षेत्रों में जहां प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध होते हैं। आपको बताए थे कि हाँ 200 मीटर की गहराई तक समुद्र में यदि जाते हैं तो 200 मीटर की गहराई तक ही क्या पाई जाती है, सूर्य की रोशनी पहुंचती है। और यहाँ वहां पर यदि उथला रहेगा तो क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया का। ये जो आपको जीव दिखाई पड़ रहा है, ये एक छोटा छोटा पौधा तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्या है, जीव है, ठीक है। ये क्या है, पौधा नहीं है, ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, जीव है ना। ये इसमें सभी चीज जिस तरह से जीव में होता है, सभी चीज इसमें भी ये क्रिया होती है ना। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक नहीं है, यहीं पर क्या कहते हैं, कौन से कह सकते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अगला प्राणी कौन सा, अगला प्राणी है
ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। और ये क्या है, सबसे छोटा क्या है, परजीवी है। ये क्या है, सबसे छोटा परजीवी है जो अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस कह सकते हैं नामक एक गंभीर बीमारी का ये कारण बनता है, जिसे कि स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और किस मक्खी के काटने से होती है, सीसी मक्खी के काटने से होती है। सीधा याद रखना है कि सीसी मक्खी के काटने से क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब निद्रा रोग कह सकते हैं। हर वक्त क्या रहिएगा, सोए रहिएगा, ठीक है। सोने का मन बहुत ज्यादा करेगा तो कौन सा रोग कटवा लेना, मक्खी से, सीसी मक्खी से कटवा लेना है, ठीक है, तो नहीं कटवाना है, ठीक है। सीसी मक्खी वैसे अपने क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये कहां पर पाया जा रहा है, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। जहां पर मान के चलिए पानी ज्यादा लगेगा उस जगह पाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए, जब परजीवी क्या कहता है, रक्त प्रवाह में सीधा मान के चलिए कि जब किसी को भी काटता है तो ये जो सीसी मक्खी तो रक्त में क्या छोड़ देगा, प्लाज्मोडियम छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा, अरे ट्रिपेनोसोमा छोड़ देगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम कहां से, ट्रिपेनोसोमा छोड़ेगा, ठीक है। क्या छोड़ेगा, ट्रिपेनोसोमा छोड़ेगा। ट्रिपेनोमस छोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाएगा। ट्रिपेनोमोसोमा किस संघ के अंतर्गत, प्रोटोजोआ के अंतर्गत, एक कोशिका का, याद हो गया होगा। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, ट्रिपेनोसोमा है ना। ये एक कोशिका का है लेकिन इसमें सभी जीव जैसे है तो उसमें सभी क्रियाएं होगी, है ना। तो ये सभी चीज काम करती है, लेकिन ये आप लोगों को इसका अंग के बारे में जरूरत नहीं है पढ़ने का, है ना। इसका अंग आप लोगों को मेडिकल की तैयारी कर नहीं रहे हैं, जो मेडिकल के उसके लिए है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अगला जो अब हम लोग को संघ पढ़ना है, कौन सा संघ पढ़ना है, पोड़ीफेरा, ठीक है। अगला जो संघ है पोड़ीफेरा है ना। पोड़ीफेरा शब्द को जो प्रयोग कर सकते हैं किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1825 में किया गया था। और ये क्या बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय, सिंपल है, क्या हो जाएगा इस पर, बहुकोशिकीय। अब आ जाएगा जितना भी प्राणी आएगा वो क्या आ जाएगा, बहुकोशिकीय वाला आएगा, ठीक है। पोड़ीफेरा से स्टार्ट होगा, पोड़ीफेरा से जो भी आएगा बहुकोशिकीय आएगा। याद आ रहा है, उम्मीद है कि सभी याद होना चाहिए, है ना। कौन सा किसके अंतर्गत आएगा, हाँ ये खुद ये संघ है, ठीक है, प्रोटोजोआ संघ है। और ये क्या है, दूसरा क्या है, पोड़ीफेरा संघ है ना। आपको बताए थे शुरुआती अवस्था में, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से आप देखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपका क्लास छूटा हुआ है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जिनका क्लास छूटा हुआ नहीं होगा उन लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। पोड़ीफेरा शब्द जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा किया गया था। और कब, 1825 ईस्वी में। ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। और इस संघ के सभी जंतु कहां पर दिखाई पड़ेंगे, अधिकांश कहां पर दिखाई पड़ेंगे, खारे पानी में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर ये क्या होगा, पाए जाएंगे। और इस शरीर में आपको बताए थे पोड़ीफेरा के अंतर्गत सबसे जो प्रमुख याद करना है, क्या पाया जाएगा इसके अंतर्गत, सभी जीव में क्या पाया जाएगा, छोटे छोटे छिद्र पाया जाएगा, ठीक है। जिन्हें छिद्र को क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया नाम देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया नहीं बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है। ऑस्टिया कहा जाता है। और इन्हीं छिद्र से क्या करेगा, ये जल, ऑक्सीजन और भोजन इनके शरीर में पहुंचने का ये काम करेगा, ठीक है। इनका आकार क्या रहेगा, अनियमित रहेगा। ध्यान रखना है कि इसका आकार अनियमित हो रहा है, ठीक है। तो इनका आकार क्या रहेगा, अनियमित रहेगा। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं वाला को ध्यान रखना है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेंगे, नहीं करेंगे गति। और इन्हें जो है एनिमल किंगडम का क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। स्पंज आप लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसी नाम से जोड़ लीजिएगा। एनिमल किंगडम का इसको क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। और पोड़ीफेरा के अंतर्गत क्या आता है, सैकन आता है, यूप्लेक्टेला आता है, स्पेंसिला आता है, यूस्पेंसिया आता है और हेलोनेमा आता है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, पोड़ीफेरा संघ के जंतु है, ठीक है। ये पोड़ीफेरा संघ के जंतु दिखाई पड़ रहा है। इसमें छोटे 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 छिद्र दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, सभी में छिद्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पोड़ीफेरा अंतर्गत जीव, ये सभी क्या है, सब में छोटे 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 छिद्र दिखाई पड़ रहे होंगे। और छिद्र को क्या नाम से पुकारते हैं, ऑस्टिया के नाम से। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गति कर सकते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा। दिखाई क्या पड़ रहा है, समुद्र में क्या दिखाई पड़ रहा है, एक जगह क्या है, ये सब फिक्स है, लग रहा है कि मान के चलिए कोई पेड़ पौधा टाइप का है ना, लेकिन ये क्या है, जीव है। किस संघ के अंतर्गत जीव है, ये पोड़ीफेरा के अंतर्गत का ये जीव है ना। चलते हैं हम लोग, अगला जो संघ पढ़ रहा है, कौन सा पढ़ रहा है, सिलेंटेट्रा पढ़ रहे हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट रहेगा जिसके अंतर्गत कोई जीव, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते भी चलेंगे। सिलेंटेट्रा, और सिलेंटेट्रा का देख लेते हैं क्या क्या खासियत है। इसका अन्य नाम यदि देखते तो अन्य नाम किस नाम से ये जाना जाता है, निडेरिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे जीव जिनके मुंह से क्या निकले रहते हैं, बाल जैसी संरचना रहती है। आपको बता चुका है कि इसके मुंह से क्या रहती है, बाल जैसी संरचना निकली हुई रहती है। अपने मन से नहीं नाम लेना है, ठीक है।
इसका नाम क्या नाम लेना है? सिलेंटेट्रा के अंतर्गत क्या होती है? निडेरिया इसको कहते हैं। और ऐसे जंतु के क्या होता है? इसके मुंह से बाल जैसी संरचना निकली हुई होती है, ठीक है। और ऐसे जिसका मुंह से बाल जैसी संरचना निकली रहती है उसको क्या किसके अंतर्गत रखेंगे? सिलेंटेट्रा समुदाय में ये प्राणी आएंगे, ठीक है। इस संघ के जंतु जो कहां पर दिखाई पड़ते हैं? समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे? समुद्री जल में पाए जाएंगे। और इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। क्या रहेगा? कुछ भी नहीं पाया जाएगा। और सबसे पहला हम लोग जीव पढ़ते हैं, कौन सा जीव है? हाइड्रा। नाम सुने थे हाइड्रा का, है ना? हाँ, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाइड्रा का सिर्फ आप लोग को हम इतना चाहिए कि हाइड्रा का आप लोग नाम सुने थे, तो ये हाइड्रा है। यही क्या है? ये हाइड्रा है ना। तो हाइड्रा जीव है, पेड़ पौधा है। उस वक्त कोई लड़का पूछे थे ये क्या है? जीव है। किस संघ का? सिलेंटेट्रा के अंतर्गत। याद आ रहा है ना? चलिए, सिलेंटेट्रा के अंतर्गत जो दूसरा प्राणी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मूंगा पढ़ेंगे। और मूंगा जो है, इसको आपको बताया था, ये समुद्रों का इसको क्या कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है। ये जो सर्वाधिक आपको दिखाई पड़ेगा, ये कहां पर दिखाई पड़ेगा? कहां पर दिखाई पड़ेगा? समुद्र में दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको बोले थे इसका बहुत अच्छा नजारा देखने को आपको देखने का है, तो कहां पर जाना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे की कहानी ज्योग्राफी में आपको सर पढ़ाएंगे, कहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी कहानी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। सिर्फ हम आपको बताते हैं ये मूंगा है। और मूंगा आपको दिखाई पड़ेगा। यदि भारत में देखना चाहते हैं तो आपको मूंगा कहां पर दिखाई पड़ जाएगा? लक्षद्वीप में दिखाई पड़ जाएगा, है ना। तो लक्षद्वीप में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वाधिक यदि कहते हैं तो कहां पर देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनता है। जो आप समुद्रों का बगीचा, ठीक है, एकदम रंग बिरंग का समुद्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। एकदम लगेगा कि कुछ अंदर में है, फूल खिला हुआ है ना। हाँ, ये जीव है ना। किस संघ के अंतर्गत? पूरी फेरा अभी इतना जल्दी भूल जा रहे, ठीक है। किस संघ के अंतर्गत आएगा? सिलेंटेट्रा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सिलेंटेट्रा के अंतर्गत आएगा, मूंगा आएगा, है, याद रहेगा ना, ठीक है। इतना जल्दी नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरा आपको बताए थे। और तीसरा जो हाइड्रा हो चुका, उसके बाद क्या कहते हैं? मूंगा हो चुका। और ये आपको बताए थे जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, किस में दिखाई पड़ेगा? ये भी कहां दिखाई पड़ेगा? समुद्र में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। समुद्र में जाएगा, बीच समुद्र में जाएगा तो आपको ये जेलीफिश आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। और फिश से आपको याद रखना है, आपको बार बार बोले थे कि फिश जैसे आता है तो फिश दिमाग में चलता है मछली। क्या ये मछली वर्ग में आएगा? ये किस वर्ग में आएगा? सिलेंटेट्रा के अंतर्गत। जीव याद रखना किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। क्या ये मछली है? नहीं है मछली, ठीक है। दिखा नाम है जेलीफिश लेकिन मछली नहीं है ना। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। यहां ये आप नहीं पढ़े थे, है ना। इसके बारे में हम लोग जल्दी से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, देख लेते हैं। अब आसानी से देख लेते हैं। इतना दूर तक थोड़ा स्पीड से चले थे, अब आसानी से देख लेते हैं। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द का यदि प्रयोग देते हैं तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम गिगेन बार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1899 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया है? 1899 ईस्वी में किया गया। डेट आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा किसके द्वारा प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। तो गिगेन बार के द्वारा। किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। ये अगला सीरीज है ना। आपको बताया था 9 सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मेट्रोजोआ के अंतर्गत जो है अगला सीरीज ये चल रहा है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस सर्वप्रथम देख लेते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ देता है चिपटे कृमि होता है। क्या अर्थ होता है? चिपटा कृमि होता है। ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस अर्थ क्या होता है? चिपटा कृमि। तो ये जो आपको दिखाई पड़ेगा किस प्रकार का आपको दिखाई पड़ेगा? चिपटा दिखाई पड़ेगा। इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले जीवों को रखा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है? अच्छा, संरचना स्वअंस्वर होता है या स्वरोंस्वर होता है? ठीक लिखे है ना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहता है? सपाट संरचना वाले जीवों को क्या होता है? रखा जाता है। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है। क्या होती है? आहार नाल नहीं होती है। ध्यान रखना है कि क्या नहीं होती है, इसी लाइन को पकड़ना है ना। इसमें इस जीवों में क्या होती है? आहार नाल नहीं होती है। इसलिए यह सभी जीव जो है दूसरों पर क्या होती है? आश्रित होती है। क्या होती है? कहां पर आश्रित होती है? दूसरे प्राणी पर आश्रित होती है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परजीवी या पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? परजीवी। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत जो जीव आएंगे उसको क्या कहेंगे? परजीवी बोलेंगे, है ना। ये सभी जीवों को जो है कह सकता है, जीवों का जो है मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है। ये सब जीव जो है इसका आश्रय कहां पर पाया जाता है? मनुष्यों पर, ठीक है, पालतू पशु पर या जंगली जंतु में इसका आश्रय होता है। किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। और इन्हीं की सतह से जो है अपने खाद्य पदार्थों को ये क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, ठीक है। ये कहां पर पाया जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस मनुष्यों में पाया जाएगा। पाया जाएगा कहां पर पाया जाएगा? मनुष्यों में। हाँ, सही जगह पर जा रहा है ना।
चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत पढ़ेंगे, किस जानवर को पढ़ेंगे या किस प्राणी को पढ़ रहे हैं? टीनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और टीनिया जो है, इसको टीनिया सोलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है टीनिया को? टीनिया सोलियम बोला जाता है। और यह जो है एक फीता कृमि है। क्या है? फीता कृमि है, जो कहां पर पाया जाता है? ये मनुष्यों की आंत में। कहां पर रहता है ये? मनुष्यों की आंत में ये पाया जाता है, ठीक है। और टीनिया सोलियम संक्रमण जो है वयस्क टेप वर्म के साथ एक आंत संक्रमण है, जो दूषित सुअर का मांस खाने के बाद होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या है, आंख मिंद रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखें, ये किसके मांस खाने से होता है? सुअर के मांस खाने से होता है। और सुअर, ये भी जरूरी नहीं कि सभी सुअर के मांस खाने से, जो मान के चलिए कि सुअर यदि कोई किसी प्रकार का, यदि पालतू सुअर की बात नहीं बोल रहे, वैसे सुअर जो कि एक तरह से बीमार है, ठीक है, या मान के चलिए दूषित है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके सुअर के, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आइए यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। सीधा आपको याद रखना है कि कहां पर पाया जाता है ना, ठीक है। तो ये मनुष्यों के कहां पर पाया जाएगा? आंत में पाया जाता है, ठीक है। और जब ये क्या कहते हैं खाना खाएगा, मनुष्य खाएगा, तो कौन खा लेगा? क्योंकि इस मान के चलिए इसके पास आहार नाल नहीं है, तो जो मनुष्य खाएगा तो सब चीज सुपाच्य करेगा, ये करेगा, तो मनुष्य को लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या कहते हैं आंतों में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा कौन सा है? टीनिया, टीनिया सोलियम, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है? ये फीता कृमि है, ठीक है। किस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है? चपटा दिखाई पड़ रहा है ना। देखिएगा खंड खंड में चपटा क्या है? टूटा हुआ। क्या चीज? हाँ, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, आगे चला। आ जाते हैं किसके? फैसियोला। फैसियोला पर आते हैं। ये भी किसके अंतर्गत आ रहा है? किसके अंतर्गत आ रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जीव। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत। मछली दिखाई पड़ रहा है? कहां से मछली दिखाई पड़ रहा है? चलिए, फैसियोला जो है हेपेटिका, भेड़ के यकृत में, यकृत की जो है पीत नली, वहां पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पीत में। किसके पीत में? भी, अरे मनुष्य कहां लिखा हुआ है, ठीक है, भेड़ का, ठीक है। कहां पर? ठीक है, भेड़ के पीत नली में ये जो है पाया जाता है, ठीक है। और यह जो है अंतः परजीवी के रूप में, ये भी सिंपल सी बात है, परजीवी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आहार नाल नहीं पाया जाता है, तो ये दूसरों पर क्या रहेगा? आश्रित रहेगा, है ना। जो खाना पीना खाएगा उसका वो खाना पीना ये ग्रहण कर लेगा। तो याद रहेगा फैसियोला किसके अंतर्गत? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत। और प्लेटीहेल्मिन्थेस का आपको विशेषता याद रखना है कि क्या इसकी विशेषताएं होती है। चपटा होता है, चपटा दिखाई पड़ रहा है ना। और ये कहां पर पाया जाएगा? भेड़ के यकृत में पाया जाएगा, है ना। एक कोशिका का या बहु कोशिका का? सिंपल सी बात है, बहु कोशिका का। चलिए अगला हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कहीं ना कहीं, याद है? कहां चला गया? क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, यदि नहीं आता है तो प्लेनेरिया आपको याद रखना है। प्लेनेरिया किसके अंतर्गत आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत प्लेनेरिया जीव आएगा। और प्लेनेरिया के बारे में आपको पढ़ाए थे, कहां पर पढ़ाए थे? हाँ, है ना, विखंडन विधि पढ़ाए थे, है ना। याद आ रहा है कहां पर? प्रजनन वाले में, ठीक है। और वो जितना काटेंगे उतना क्या हो जाएगा? वो बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। आपको बताया था राक्षस वाला गुण हो जाएगा, जितना काटेंगे उतना वो प्लेनेरिया बढ़ता जाएगा। और ये जो आपको दिखाई पड़ेगा ताजे पानी में दिखाई पड़ेगा। प्लेनेरिया कहां पर दिखाई पड़ेगा? ताजे पानी में दिखाई पड़ेगा। तो यहां तक आज हम लोग रखते हैं, ठीक है। यही आज आप लोगों का रिवीजन था। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, और कल पूर्णतः क्या करेंगे, इसको जो वर्गीकरण है पूर्णतः समाप्त कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।